नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वक्फ बिल पास हो ही जाएगा, होने वाला ही है क्योंकि मेजॉरिटी तो हाउस में है और व्हिप जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौलाना हैं उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए। अभी तक उनको लग रहा था कि सरकार बैकफुट पर चली जाएगी, अभी तक उनको लग रहा था कि ये जो उनके नुमाइंदे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग, वो ये वक्फ बिल को वापस करवा लेंगे। और वो धमकियाँ, वो तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले, कपिल सिब्बल साहब का स्टेटमेंट या फिर अभिषेक मनु सिंघवी साहब का स्टेटमेंट, और ये सब दुनिया भर का ये लग रहा था कि ये इसको वापस करवा लेंगे। लेकिन अभी अब नए सिरे से इस पर गणित लगनी शुरू हो गई है। मौलानाओं के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं, धमकियां देनी शुरू कर दी गई हैं, रोड पर उतरने की धमकियां देनी शुरू कर दी, एक और पाकिस्तान की डिमांड रखने की बात शुरू हो गई है। और ये सब कुछ चल रहा है। सोचने की बात यह है कि भारत में अभी 20% कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं वोटर सब 16-17% है, मैं मानता हूँ 20% है, और आबादी, मेरा मानना यह है कि आबादी 25 से 30% है। एक और सच जो किसी जनसांख्यिकी विशेषज्ञ ने हमको बताया था किसी कार्यक्रम में, उन्होंने कहा जो बच्चे अभी 10 साल के हैं, 10 साल के बच्चों में 5 और 5 का रेशियो हो चुका है, 50% हो चुका है, क्योंकि उनकी वो आबादी जो है वो 8 और 10 पैदा करते हैं, और हमारी तरफ से आबादी पहले तो हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, और अब बच्चे ना ही सच्चे, बच्चे ना ही अच्छे। तो अब बच्चे ना ही अच्छे वाले सैरोगेसी से करवा लेंगे, गोद ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब हमारे यहाँ भी चलने लगा। तो कहना उनका ये था कि 50% आबादी जो 10 साल का बच्चा है उसकी 50% और बल्कि 50% से ज़्यादा आबादी विरोधियों की हो चुकी है। 50% से ज़्यादा आबादी का मतलब हो गया कि अगले 8 साल में ही वो वोटर बनने शुरू हो जाएंगे, अगले 15 साल में वो सारे वोटर होंगे। अब सारे वोटर होंगे तो हमारी खास बात ये होगी कि हमारे बच्चे होंगे नहीं, तो हमारा लोड भी उन बच्चों के ऊपर होगा। हम 80% आबादी हैं तो 80% का लोड भी उन 40-50% बच्चों के पास होगा, और उन 50% से लड़ने का बोझ भी होगा, और राष्ट्र के काम करना, पढ़ाई लिखाई, ये सब काम हमारे बच्चों के ऊपर होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आबादी का काट केवल आबादी है, आबादी का कोई काट नहीं है। जब सरवाइव करेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, सरवाइव करेंगे तो अच्छे बनेंगे, सरवाइव करेंगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व होगा। अगर सरवाइव की स्थिति ही नहीं होगी तो वही होगा जो जम्मू कश्मीर के हिंदुओं का हुआ कि वो बहुत समृद्ध थे, बहुत जमींदार वर्ग था, लेकिन उनको जगह छोड़कर जानी पड़ी। सरकारों ने बहुत कुछ प्रोटेक्शन दिया पिछले 10 साल में, 370 खत्म होने के बाद वहाँ सेपरेट कॉलोनियाँ बसाई, लेकिन वहाँ जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी वो खौफ है कि आबादी उनकी ज़्यादा है। इसलिए जब भी उनको अवसर मिलेगा तो वो वही करेंगे जो 89-90 में किया। ये सर्वसत्य है। इसलिए अभी केवल 20% आबादी ऐसी है, मैं 25% मान लूँ, 20 और 25% आबादी ये कह रही है कि तुम हमारे मामलों को छू नहीं सकते, आप हमारे मामलों में नॉन मुस्लिम डाल नहीं सकते, हमने जो प्रॉपर्टियां हड़प करके रखी हैं उन प्रॉपर्टियों में कुछ कर नहीं सकते, उन प्रॉपर्टियों को आप छू नहीं सकते, उनको इवन रेगुलेट भी नहीं कर सकते। और रेगुलेट ना करने के साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि वो उनका पर्सनल मामला है, वो संविधान से नहीं गवर्न होता, वो व्यक्ति से गवर्न नहीं होता, वो कानून से गवर्न नहीं होता, वो उनका अपना मामला है। आप सोच कर देखिए कि 20% आबादी ये कह रही कि हमें एक और पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, अगर तुम ना माने तो। आबादी 30%, 40%, 50% अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में होने वाली है। तो क्या होने वाला है? वो वही होने वाला है जो पाकिस्तान में हुआ, और हमको मजबूरन जगह छोड़कर जानी पड़ेगी या फिर टोपी पहनने पड़ेगी, इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर यही लोग जो मंदिर चला रहे हैं यही इस्लाम स्वीकार करेंगे। ईश्वर न करे ऐसा हो। इसलिए आज आवश्यकता है। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि भाई जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना आज़ाद ने यह आह्वान किया था कि कहाँ जा रहे हो मुसलमानों, तुम्हारा मुल्क ये है, और गठरी उतार कर लोग रुक गए थे। ये मौलाना आज़ाद कौन था भाई? मौलाना आज़ाद जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना आज़ाद इस देश का मालिक था क्या, जो कह रहा था लोग गठरी उतार कर यहाँ रुक गए? तो आप खैरात में रुक गए थे कि आप हक के रूप में रुक गए थे? सवाल ये पैदा होंगे। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी प्रॉपर्टियां हैं तमाम 123, उसने 123 संपत्तियों का दिल्ली वाली का हवाला दिया कि 1911 में जब राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो रही थी तो राजधानी शिफ्ट होते समय ये मुसलमानों की संपत्तियां, ये किया गया था, वो किया गया था, फलाना ढिमाका।
सवाल ये पैदा होता है कि वो कह रहा है कि मुसलमानों, वो उस समय पार्टीशन से पहले की बात तो स्वीकार की जा सकती है कि वो 1911 था, पार्टीशन से पहले था, लेकिन आज की हकीकत ये है कि पार्टीशन हो चुका तो जो सार्वजनिक संपत्तियां थीं, सार्वजनिक संपत्तियों से मतलब है कि जो ईदगाहें बनी हुई थी, जो तमाम तरह के मैदान बने हुए थे, करबले बने हुए थे, इमामबाड़े बने हुए थे, वो तो सब पाकिस्तान ने 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली ना। अब वो 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली और आप सब जा ही रहे थे। मौलाना आजाद के आवाहन की वजह से सर की गठरियां उतार दी थी। तो क्या मौलाना आजाद ने कह दिया, नेहरू जी ने वो सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो कांग्रेस से आता है, इमरान प्रतापगढ़ी, इसलिए वो कह रहा है कि नेहरू जी कर गए। नेहरू जैसा आदमी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई पैदा हुआ होगा जिसने कि हिंदुस्तान बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान बनने के बावजूद हिंदुस्तान बर्बाद करने के लिए पूरी शक्ति लगाई। और वो शक्ति इतनी लगाई कि आज 75 साल बाद हमको वो फक्र नहीं होता कि हम आज़ाद हुए थे। हमें इस बात का अफसोस करने का भी अब समय नहीं है कि हम ये कह सकें कि हिंदुस्तान बट गया था। अब हमें सोचने का भी वक्त नहीं है कि हम ये सोच सकें कि पाकिस्तान की नींव किस आधार पर रखी गई थी। पाकिस्तान की नींव रखने का तो आधार ही खत्म हो गया, वो तो मजहब आधार था। अब भारत में उन्माद फैलाकर एक और पाकिस्तान चाहिए, ऐसा आह्वान करने वाले मौलाना क्या चाहते हैं हमारे देश में, सोच लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग कह रहे थे, मैंने पिछला स्टेटमेंट दिया था, तमाम लोगों ने ये बयान उसमें लिखा था कि बच्चे क्या मेरे आप पालोगे, 4-5 कर देंगे। अरे तू जो ऐसा कहने वाला व्यक्ति है कि आप पालोगे कि मैं पालूंगा, अरे तू सरवाइव करेगा तो पालेगा ना। जब सरवाइव ही नहीं करोगे तो पालोगे क्या। ये भूल जाइए कि भारत की आबादी बढ़ गई है। भारत की आबादी नहीं बढ़ गई है, भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। और ये इतिहास गवाह है कि जिस देश में भी मुसलमान चाहे उस देश ने शरण दी हो, सबसे पहले शरण देने वाले देशों में भारत था। कैसे भारत था? जब पार्टीशन हो गया आज़ादी के उसके बाद, पार्टीशन में पाकिस्तान बन गया, अलग लैंड मिल गई, तो भारत ने शरण दी थी उन लोगों को। मौलाना आज़ाद जैसे लोगों को कहा था गठरियां उतार दो, ये तुम्हारा देश है, इसको छोड़कर कहाँ जाओगे। नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किए थे, नेहरू लियाकत समझौते भारत में हुए थे और तमाम माइनॉरिटीज़ के लॉ भारत में बनाए गए थे। ये पहला भारत देश था जिसने शरण दी थी। आज 75 साल बाद भारत किस अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है। यूरोप ने जगह दी, हर यूरोप का वो कंट्री जिसने जगह दी थी वो परेशान है। लेबनान, आप याद करिए, लेबनान एक ईसाई देश था और लेबनान ने फिलिस्तीन के युद्ध के समय पर जो इजराइल ने मारा था उसके लिए अपने बॉर्डर खोल दिए थे। आज लेबनान में हिजबुल्ला बैठा हुआ है और लेबनान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया ने जगह दी थी, सीरिया में अब आतंक फैल चुका है, सीरिया में सरकारें बदल चुकी हैं और सीरिया में अब ईसाई और गैर मुस्लिम मारे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये सब कुछ चल रहा है। आप सोच कर देखो, टर्की में क्या कोई ठरकी हो सकता है? वो इतने ठरकी हैं, आप सोच कर देखिए कि नॉन मुस्लिम उनने छोड़े। ये इतिहास गवाह है, जिस देश में भी ये आबादी बढ़ी उसने उस देश को सरवाइव नहीं करने दिया। भारत में अफगानिस्तान में बढ़ी तो कटकर चला गया, भारत के पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन अभी भी चैन नहीं पड़ा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, समय पर शादी कर दीजिए बच्चे की। आप उसके कैरियर को तब देख पाएंगे जब वो सरवाइव करेगा, जब उसके बच्चे होंगे, जब उसके पास शक्ति होगी, जब उसके मुंह में निवाला होगा। मेरे सामने एक घटना ऐसी भी किसी ने बता दिया था मुझे, जब मैं जम्मू कश्मीर कर रहा था, कि उस समय पर पाकिस्तान के विभाजन के समय पर परिवार वहाँ से भाग रहा था। गोद में एक बच्चा 3 साल का था, बाकी बच्चे कुछ बड़े बड़े थे। उस बुजुर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ, मैं चूँकि छोटा बच्चा था, मैं उसको लेकर भाग नहीं सकता था और दूसरे बच्चे और पत्नी थी, उनकी सुरक्षा मेरी ही जिम्मेदारी थी। उस बच्चे को मैंने एक ऊंचे स्थान पर ये सोचते हुए बिठा दिया कि बच्चे पर ये रहम करेंगे। हम बाकी बच्चों को लेकर भाग गए। मैंने मुड़कर देखा आगे से तो उस 3 साल के बच्चे का सर कलम करते हुए मैंने स्वयं देखा। मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार भी आया था जो भोपाल में मुझे ट्रेन पर मिला। ट्रेन पर मिलने पर वो महिला, जिसकी आयु वयोवृद्ध थी, वो कहने लगी कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, मैं अपने परिवार को ढूंढने आई हूँ।
तो उनसे पूछा गया कि क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि हम उस हिस्से में हिंदू थे, हमारे घर वाले जब वहाँ से निकले तो मेरे पिता की हत्या करी गई। मेरे पिता की हत्या करने वाले ने जब मेरी आयु 8 वर्ष की थी तो मेरे साथ निकाह किया था जब वो 36 साल का था। उसी के ये बच्चे हैं। आज मैं अपने अपने परिवार के बाकी लोगों को यहाँ ढूंढने आई हूँ। खबर मिली थी कि भोपाल में कहीं पर रहते हैं, तो हम भोपाल में उनको ढूंढने आए हैं जब मेरा पति मर गया उसके बाद। आप सोच लीजिए कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, आबादी का काट केवल आबादी है, आबादी का कोई दूसरा इलाज नहीं है। समय पर बच्चे करिए, ये परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि उनका रोजगार कैसा होगा, ये परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। परमात्मा भविष्य जब अंग्रेजों के समय पर भी भविष्य हुआ करता था, मुगलों के समय पर भी शिवाजी महाराज भविष्य आपका दिखा रहे थे। इसलिए अब आप स्वायत्त हैं। अब स्वायत्तता में ज़्यादा नीरसता अच्छी नहीं होती और ये नीरसता हमारे अंत का कारण बनेगी। आप सोच लीजिए, वक्फ बिल केवल सही करने के लिए कि आपने जो गलत कर दिया है, हम वक्फ की ऑटोनॉमस पावर छीन रहे हैं कि वक्फ किसी की भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देती है वक्फ बोर्ड, वो शक्ति छीनने पर यह समस्या है। सही तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर्टी में वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज पूरे दिन की डिबेट में मैं सुन रहा था कि वो तेवरी सुर सामने से दिखाई दे रहे हैं और मौलाना के स्टेटमेंट आने शुरू कर गए हैं। इसके पीछे मैं टीम से कहूँगा, इसके पीछे उसको ज़रा अटैच कर दीजिए जो मौलाना का स्टेटमेंट मैंने सुना, इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए।